हेलो प्यारे बच्चों। तो आज से मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस 9th क्लास का साइंस, 10th क्लास का साइंस आप यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए, नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने के साथ साथ जो है कि उसको लर्न कीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। तो चैप्टर नंबर 1 क्या बोलता है कि चैप्टर नंबर 1 बोलता है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास के जितने भी तत्व है दिखाई देते हैं आपको, वो चीज़ पदार्थ है। पदार्थ की अगर डिफिनीशन की अगर बात करें, पदार्थ एक्चुअली होता क्या है तो आप समझ जाइए। देखो, साइंस कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। साइंस को समझना पड़ेगा आपको। साइंस जब आप समझ जाओगे तो निश्चित तौर पे जो है कि आपको साइंस बहुत ही आसान लगने लगेगा, दूर नहीं जाना चाहोगे इससे। तो साइंस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है कि पढ़ाई करोगे तो साइंस बहुत ही आसान है। तो देखो, मैटर क्या कह रहा है। मैटर विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उससे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। समझे? मतलब ये है कि जो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। समझ जाइए, कोई पदार्थ जैसे मेटल हो गया, यह भी एक पदार्थ हो गया। वाटर हो गया, यह भी एक पदार्थ हो गया। वुडन हो गया, यह भी एक पदार्थ हो गया। रबड़ हो गया, यह भी एक पदार्थ हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले देख ले कि क्या बोलता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो भी इस संसार में वस्तुएं दिखाई देती है वैज्ञानिक उसे पदार्थ बोलते हैं। जैसे ऑल थिंग्स हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। जो भी वस्तुएं होती हैं उनके पास द्रव्यमान होता है और वो कुछ आयतन रखती है। समझे? तो वो चीज़ मैटर होती है। नोट करके देखिए आप, नोट में आप देखेंगे कि जो भारतीय वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है। वो क्या क्या है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है और जल है और आकाश है। समझे? तो ईयरली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 तत्वों में विभाजित किया है पदार्थ को। हमारे जो प्राचीन प्राचीन दार्शनिक है, भारतीय दार्शनिक है, इन्होंने। समझ गए आप पदार्थ को? तो पदार्थ को आप समझ गए कि पदार्थ एक्चुअली होता क्या है, पदार्थ किसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एक्चुअली क्या है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ना, इसको जानते हैं। तो पहला हेडिंग आप डालिएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये हेडिंग आप डाल दीजिएगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। विचारधारा ये है कि पदार्थ लकड़ी के समान सिमिलर टू वुडन टाइप के जो है कि एक विचारधारा है कि लकड़ी के समान जो है कि पदार्थ है। बट कहीं कहीं जो है कि बोला जाता है पदार्थ रेत के समान है। रेत के समान इसको हम ज़्यादा पॉपुलर इसलिए मानेंगे क्योंकि जो क्या बोलते हैं पदार्थ है, जैसे रेत है ना, तो रेत में छोटे छोटे कण मिल के रेत बनाते हैं, वैसे ही पदार्थ है। पदार्थ में भी छोटे छोटे कणों से मिलके जो है कि एक पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैसेस में हो, चाहे सॉलिड में क्यों ना हो। तो इस प्रकार जो है कि इसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि पदार्थ रेत के समान है। समझे?
ये हमने जो है कि हैंड रिटन जो है कि अपने से लिख के आप सभी के लिए मतलब बनाया है, ताकि आपको ईजी वे में मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इजी तौर पे आप देखेंगे कि पदार्थ क्या बोलते हैं, रेत के समान है, कैसे है। जैसे एक आप बीकर लेते हैं, बीकर में जो है कि क्या बोलते हैं, जल डाल देते हैं, यहाँ तक जल आ गया। फिर उस बीकर में क्या करें, थोड़ा सा नमक लिया और नमक डाल दें। ठीक है, नमक डालने के बाद जो है कि इसमें, या आप डंडी से जो है कि मतलब कोई भी डंडी है उसे हिलाए, तो नमक देखेंगे कि पूरा जो है कि इसमें घुल जाता है। समझे, मतलब ये है कि जो जल के अणु है, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, वहाँ नमक जाके जो है कि मतलब मिल जाता है। समझे, मतलब इससे मतलब ये होता है कि जो जल के अणु है, जल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके भी बना है, नमक भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और ये एक दूसरे के मतलब अणुओं के बीच में जाके मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कितने कण छोटे होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख ले कि उदाहरण जब देखेंगे आप कि 2 ml डिटॉल को, ठीक है, 2 ml डिटॉल को एक 100 ml जार में जो है कि मतलब आप 100 ml जार वाले पानी में डाल, ठीक, डालने के बाद देखेंगे कि जो 2 ml डिटॉल है वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। हाँ, मिक्स होने के बाद जो है कि मतलब आप देखेंगे कि ये पूरा डिटॉल डिटॉल मतलब इसमें से स्मेल आने लगती है ना। तो स्मेल आने लगती है, इसका मतलब ये है, स्मेल आने लगती है मतलब ये है कि डिटॉल के भी जो जितने भी कण हैं वो इसमें भी मिक्स हो गए, मतलब छोटे छोटे कण। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए इसमें से कुछ मतलब आप डिटॉल को जो है कि निकाल के दूसरे एक और मतलब खाली पानी वाले जगह पे मतलब डालेंगे, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा डिटॉल का गंध आएगा। फिर इसमें से जितना निकाल के थोड़ा सा और मतलब क्लियर वाटर में अगर डालेंगे उसमें भी गंध आएगा। मतलब ये है कि डिटॉल के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब आप जिसकी मतलब तुलना आप नहीं कर सकते हैं, वो नैनोमीटर में मतलब होते हैं। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हेडिंग में हम आते हैं कि क्या नेक्स्ट हेडिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ये क्या बोलता है, अब देखो इसमें पहला है क्या चीज़ बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बात सही है, हमने पहले भी बताया है। क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर, दिस शो दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। पहला मतलब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था पानी वाला, जिसमें आप डिटॉल डाले थे, और डिटॉल आप जब डालते हैं तो वो क्या होते हैं कि जो वाटर के जो अणु रहते हैं, वाटर के पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में डिटॉल के अणु जो है कि मतलब इस क्या बोलते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, तभी तो पूरा डिटॉल इसमें मतलब समाहित हो जाता है पूरे जल में। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब जितने भी आप क्या बोलते हैं आप मैटर हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, जो अदर मतलब मैटर को जो है कि मतलब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे सिद्ध ये हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी है समझना यार बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या मतलब है, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब ये बोल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आप डाल दीजिएगा, क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, या पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हाँ, आप देख सकते हैं, जब टंकी से भरा, आप देखें एक और एग्जांपल में मैं बता दूं आपको
कि एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी वे में सारा चीज़ अच्छे से समझ में आए। जब कमरे में बिना जले हुए अगरबत्ती को आप रखते हैं कमरे के कोने में, कमरा मैं बता दूँ, ये 10 बाई 15 का कमरा है, ठीक। अच्छा, इधर 15, इधर 10, इस कोने में अगरबत्ती रखते हैं बिना जले हुए, ठीक है। जब आप पास में जाते हैं तब आपको उसकी महक समझ में आती है, फिर उसके जब जलाते हैं तो आपको पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो गंध है ऑटोमेटिकली जो है कि आपके पास आने लगता है कि नहीं। तो मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो पदार्थ है, मतलब अगरबत्ती का धुआं भी एक मतलब गैस है, तो वो भी एक मैटर है, और उसकी जो है कि अणु मतलब पार्टिकल आर मूविंग, मतलब मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, ये भी एक सिद्ध हो गया। फिर एक टॉपिक और है, क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यस, अब जब जल, देखिए आप, जैसे आपके घर पे, सभी के घर पे मतलब टंकी लगी होती है, टंकी आप जब खोलते हैं पानी प्रवाहित होती है, तो वहाँ से जब मतलब उसको काटते हैं आप पानी को, ठीक है, जब काटते हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा स्पेस हो जाता है और पानी निरंतर आपका चलने लगता है। ये मतलब ये टंकी बना दी है हम, ठीक है, ये टंकी लगी है, यहाँ से पानी गिर रहा है ना, यहाँ से पानी गिर रहा है, जब इसको काटेंगे तो थोड़ी देर के लिए स्पेस रहेगा, फिर ये नीचे की तरफ जो है कि मतलब पानी गिरना आरंभ होता है ना। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं पानी, चाहे वाटर हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में समझते हैं। मतलब क्या, मैटर की अवस्था, मतलब पदार्थ की अवस्था, कितनी अवस्थाएं हो सकती है आप गेस कीजिए। पदार्थ की अवस्था आप देखे होंगे कि जो आपका मैटर है एकदम हार्ड रहता है, मतलब सॉलिड टाइप का रहता है एकदम पूरा। फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे वाटर हो गया एंड वगैरह वगैरह आप जो देखते हैं। फिर उसके बाद गैस के रूप में रहता है, मतलब वो तीन ही अवस्थाएं आप देखते हैं मैटर की। तो मैटर की तीन ही अवस्थाएं देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है कि नहीं। मतलब आप तीन अवस्थाओं को आप देखते हैं। बट अभी मतलब हाल ही फिलहाल में अनुसंधान हुआ है, उसमें एक प्लाज्मा भी एक अवस्था है, ठीक है। जैसे ठोस, द्रव, गैस है, तो वैसे भी एक प्लाज्मा भी एक अवस्था है। फिर उसके बाद देखिए, अब पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था को समझते हैं, ठीक है। जब आप जैसे 11th-12th में जाएंगे तो सॉलिड के बारे में कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सारा चीज़ जो है कि आप देखेंगे। सॉलिड मैटर्स हैव ए डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब उसका डिफाइंड रहता है, उसका आकार जो है कि निर्धारित रहता है कि इतने में होगा, ठीक है। और निर्धारित बाउंड्री भी होती है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका आयतन बराबर रहता है, ठीक है, मतलब फिक्स रहता है, इसका आयतन फिक्स रहता है ना। आया समझ में। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जो सॉलिड मतलब ठोस वस्तु होती है उसकी डिफिनिट शेप होती है, मतलब आकार समान रहता है, मतलब फिक्स रहता है, डिफिनिट मतलब डिफाइंड रहता है कि इतने में उसका आकार रहेगा। उसकी बाउंड्री भी फिक्स रहती है, बाउंड्री मतलब किनारा समझ ले हिंदी मीडियम वाले। एंड फिक्स वॉल्यूम रहता है, मतलब निर्धारित वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम मतलब आयतन रहता है इस एरिया का। आप जैसे जैसे मान लीजिए ये 15 गुणे, जैसे रूम का साइज कितना हो, 15, 10 गुणे 15, 15 गुणे 10 कर सकते हैं, 20 गुणे 15 कर सकते हैं। तो ये फिक्स आयतन रहता है, इसका आयतन निर्धारित रहता है कि इतने मतलब रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, तो आप देखते हैं एक ए बुक हो गया, ए पेन हो गया, स्मॉल स्मॉल साइज का पंप हो गया, जो भी है,
स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन हो गया, मतलब एक आयरन जैसे मतलब ये लंबा आयरन है, तो ये मतलब इसका फिक्स वॉल्यूम, इसका बाउंड्री भी फिक्स है, फिर उसके बाद वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है। रबड़ हो गया वगैरह वगैरह सब। तो हिंदी मीडियम वाले समझ लें, ठोस पदार्थ की एक निश्चित आकार, स्पष्ट समय तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। मतलब समझ लें, नगण्य संपीड्यता मतलब नेग्लेजिबल कंप्रेशन, मतलब ये कंप्रेशन मतलब समझ जाए कि आप उसको कितना भी दबाओ, बहुत कम दबाना, मतलब दबाओ, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सॉलिड रहता है, समझे। फिर आते हैं एक और अवस्था है लिक्विड अवस्था, ठीक है, द्रव की लिक्विड स्टेट। इसको समझ लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होता है, समझे। आप समझ जाए, यानी कि जो भी लिक्विड होती है उसमें फ्लो रहता है, एंड इसका जो साइज है वो चेंज होते रहता है। ये क्या बोलते हैं, मतलब ये सॉलिड नहीं होती है, ये इनका आकार चेंज, मतलब ये क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में रहता है, समझे। तो ये द्रव की जो है कि क्या बोलते हैं, द्रव के गुण हैं, समझे। फिर अब आते हैं, फॉर एग्जांपल में आप देख लें कि जब आप वाटर को एक आप बर्तन में रखते हैं, ठीक है, तो जहाँ बर्तन रहता है उसी की ये आकृति ले लेती है द्रव। अगर फैला देंगे, जैसे मतलब आप जमीन पे डाल दिए, तो जहाँ जहाँ मतलब इसको स्थान मिलते रहेगा वहाँ वहाँ ये जो है कि जल जाता रहेगा, तो उसका स्थान ले लेती है कि नहीं। फिर उसके बाद गैस अवस्था, गैस अवस्था को समझते हैं। ठोसों द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है, समझे। मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब जो दबाते हैं आप, जैसे एक ठोस को ज़्यादा मतलब नहीं दबा सकते हैं, लिक्विड को आप ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं, मतलब लिमिट में दबा सकते हैं, ठोस से ज़्यादा दबा सकते हैं, ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा, बट गैस को ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल में देखें कि गैस इतने में फैला है, ठीक है, इतने में फैला है, इसको कंप्रेस करके जो है कि एक एलपीजी गैस में, सिलेंडर आप देखे होंगे, सिलेंडर में हम लोग भरते हैं कि नहीं, सिलेंडर में हम लोग भरते हैं, तो इसकी जो संपीड्यता होती है काफ़ी अधिक होती है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मतलब हेडिंग। ये हेडिंग क्या है, पदार्थ की अपनी अवस्था को बदलना, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे में जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, द्रव है गैस में परिवर्तित हो सकता है, समझे। मतलब ये है कि जैसे आप जल का उदाहरण ले ले, तो बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो सकता है, और जल है जल वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। तब आप उसको टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बर्फ को पिघलाएंगे और जो जल बनेगा उसको टेम्परेचर हीट करेंगे तो वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। एक और मतलब नोट में आप लिख लीजिएगा कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है, जिसे के से डिनोट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.16 केल्विन, और इसको 273 के भी लिखा जाता है, 0.16 को नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं गलनांक को, मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट, समझे। उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, समझ गए। उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ।
जैसे बर्फ है, ध्यान से सुनना, वो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे बर्फ है, और जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना आरंभ हो जाए, पिघल जाए, तो उसको ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब गलने की पॉइंट बोलते हैं। उस डिग्री को क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। डिग्री बोले तो टेम्परेचर की एक निर्धारित सीमा होती है, वहाँ पे जब गलना आरंभ होता है, पिघलना आरंभ होता है, तो उसको आप गलनांक बोलते हैं। ये नोट में आप देखें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। देखिए, जो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किसी मतलब फोर्स के माध्यम से जो है कि क्या करता है, पार्टिकल के अट्रैक्शन को तोड़ता है। समझते? मतलब जब बर्फ है जमा हुआ है, इसके भी तो पार्टिकल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इसको तोड़ेगा, तोड़ के जो है कि इसको पिघलाएगा, पिघला के जल बना देगा। तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जो फोर्स के माध्यम से जो क्या बोलते हैं, पार्टिकल अलग अलग हो रहे हैं, तो ये मतलब मेल्टिंग पॉइंट वर्क करता है, उस फोर्स को फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, आप देखें, एक आप डायग्राम बना सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था कैसे आएगा, उष्मा देंगे उसमें, ठीक है, और फिर द्रव अवस्था से जब शीतलता देंगे तब ठोस अवस्था बनेगा। जो द्रव अवस्था में है, मतलब क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म को अगर जब आप हीट हीट करेंगे तो ये गैसियस स्टेट में आएगा, मतलब ये गैस में बन जाएगा, है कि नहीं। फिर गैस को जब आप कोल्ड करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। समझे? समझ गए? फिर एक एक चीज़ आती है क्या, एक चीज़ आती है ऊर्ध्वपातन की। ठीक है, उत्पादन की, ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन कर सकते हैं, डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे आप कपूर को जलाओगे, ठीक है, तो जो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, मतलब उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब शब्दों में देखो, आप शब्द पे ना जाए, मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वो समझ जाएंगे तो अपने आप जो है कि अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कर लेंगे। तो ये चेंज of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। समझे? तो ये हुआ ऊर्ध्वपातन की। अब कुछ चीज़ें हैं जो समझना है आपको। जब देखेंगे मैटर पे दाब का परिवर्तन का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जा सकती है। द अप्लाइड प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैसेस। मतलब जब आप दाब को बढ़ाते हैं, तापमान को घटाते हैं, तो गैस द्रव में बदल जाता है। और क्या कह रहा है नोट में आप, ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। जब दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो ड्राई आइस आप देखते हैं, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है
इसको उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। जब दाब का माप 1 एटीएम हो तो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। समझे? अब कुछ चीज़ें हैं और हैं जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। वाष्पीकरण क्या होता है एक्चुअली, इसको हम समझते हैं। मतलब पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? तो देखिए, जो जल है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो जल जो है कि गैस फॉर्म में आ जाता है और उसी को हम वाष्पीकरण करते हैं। भाप में परिवर्तित हो जाना, भाप में परिवर्तित हो जाता है। अगर जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे भाप में भी परिवर्तित हो जाता है। और भी क्वेश्चन बन रहा है, क्या जल को जो है कि मतलब बिना क्या बोलते हैं क्वथनांक पे पहुंचे हुए भी मतलब उसका वाष्पीकरण हो सकता है? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर अगर मतलब रहे हाई तो वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। फिर और एक और टॉपिक है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि जब वाष्पीकरण किया जाता है, मतलब भाप को छिड़का जाता है, तो जल के जो अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर है CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको मतलब कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके उसमें शीतलता लाते हैं। साइंस के तौर पे अगर देखा जाए तो बर्फीले जल से भरे गिलास की क्या गिलास की बाहरी सतह की जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? सतह पे जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तब देखिए क्या कह रहा है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पे हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, जो वायु में उपस्थित जल वाष्प होता है उसकी ऊर्जा क्या करती है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और वह द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। क्या है वो? लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। समझ गए ना? अब क्वेश्चन तो बने होंगे, सभी के पास फ्रिज वगैरह होंगे तो देखते होंगे कि ऐसा मतलब नज़र आता है कि अब जो वैज्ञानिक जो खोज कर रहे हैं तो पदार्थ के 5 मतलब अवस्थाओं के बारे में, 5 स्टेट के बारे में जो है कि मतलब उन्होंने चर्चा कर रहे हैं। पहला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा के बारे में। मतलब ये 5। प्लाज्मा क्या होती है? जैसे एक फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब में आप देखते हैं तो जब उसको आप क्या बोलते हैं उसमें आयनीकृत करते हैं तो प्लाज्मा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको भी वैज्ञानिकों ने कहा कि मतलब एक जो पदार्थ का अवस्था होगी वो प्लाज्मा भी होगी। फिर उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। नोट कर लीजिएगा। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई बैमन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए
भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पे ठंडा करने से BC तैयार होता है। मतलब जो सामान्य वायु है इसके घनत्व की 1,00,000वें भाग को अगर थोड़ा सा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं सॉरी, तो BC प्राप्त होती है। नोट कर लीजिएगा, जानना जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ दोस्तों। आज ये एक चैप्टर समाप्त हो गया आपका। कुछ क्वेश्चन हैं, आप जो है कि घर पे लगाने की कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ राशियाँ हैं। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, प्रतीक होता है के से, लंबाई का मीटर होता है मात्रक, प्रतीक होता है M से, सनहती का किलोग्राम होता है, केजी में इसका मतलब प्रतीक होता है, भार का न्यूटन होता है N से लिखिएगा, आयतन का घन मीटर होगा M3 लिखिएगा, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है केजी M-3 होता है, दाब का पास्कल होता है PA लिखिएगा, ठीक है। अभ्यास में आप ये इसको करके जो है कि क्या कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बाद में इसको लगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।